हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने देखा था अर्निंग हेड्स में बेसिक सैलरीज। ओके, सो दिस टाइम हम देखेंगे इसमें एच आर ए, नथिंग बट अ हाउस रेंट अलाउंस। तो ये एक अर्निंग हेड है जो आपके पेरोल या फिर सैलरी स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, सो इसके काफ़ी आपसे अपकमिंग सेशंस भी आएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसको ऑन बेल आइकॉन क्लिक करके। ठीक है, सो एच आर ए एग्जैक्टली होता क्या है? एच आर ए के फुल फॉर्म है हाउस रेंट अलाउंस। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सैलरी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द एक्सपेंस इनकर्ड टूवर्ड्स द रेंटल एकोमोडेशन। सपोज आप कहीं रेंटेड इस पे रह रहे हो, ओके, फ्लैट में या फिर कहीं रह रहे हो रेंट इसमें, सो एच आर ए आपको अप्लीकेबल होता है। तो हर एम्प्लॉयर को, यानी एम्प्लॉयर इन द सेंस हर कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को एच आर ए प्रोवाइड करना होता है वाइल प्रोवाइडिंग द सैलरी टू द एम्प्लॉय। ठीक है, सो इस चीज़ में अभी एच आर ए जब आपको दिया जाता है तो ये एक तरह से आपके रेंट पर्सपेक्टिव या फिर आप रेंट पे रह रहे हो, इसलिए कंपनी आपका एच आर ए या फिर रहने का जो भी है वो बेयर कर रही है इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग एच आर ए फॉर दैट। ठीक है, सो अभी इसमें क्वेश्चन आता है कि हाउस रेंट अलाउंस ये कंपोनेंट जो है वेदर इज़ बिन टैक्सेबल और नॉट। तो हाँ, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, सो आप क्या करते हो, सपोज इसमें अभी क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस अ कंपोनेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज सैलरी दैट में सब्जेक्ट टू द पार्शियल और फुल्ली डिडक्शंस अंडर द सेक्शन 1013A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसमें क्या होता है, ये पार्शली या फिर फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब पार्शली एंड फुल्ली का मतलब क्या है, अभी फॉर एन एग्जांपल आपको मैं डेफिनेटली इसका एक एग्जांपल दूंगा इसके बाद। बट इसमें सपोज़ अभी फॉर एन एग्जांपल मुझे एच आर ए जो मिल रहा है 90,000 है पर ईयर। तो इसमें मुझे जो सपोज़ इसमें रेंट जा रहा है मेरा करीबन 80,000। तो डेफिनेटली वो अंडर द स्लैब है जितना भी मुझे मिल रहा है, तो ये पूरी तरह फुल्ली एग्जम्प्टेड हो जाता है। या फिर ऐसा होता है कि सपोज़ मुझे ज़्यादा एच आर ए मिल रहा है 1.2 लाख और 90,000 का लिमिट है, तो उस केस में जो मेरा ऊपर का 30,000 रहेगा वो पार्शियली टैक्सेबल रहेगा। ओके, सो सेकेंड पॉइंट है हाउस रेंट अलाउंस is an exemption in the income tax act that can help lower taxes partial or wholly. This allowance is for expense related to rented accommodation। जैसे मैंने कहा था कि एच आर ए इज़ अप्लीकेबल फॉर जो स्पेशली रेंटेड इसमें रह रहे हैं, रेंटेड फ्लैट सिस्टम में या फिर किसी होम में रह रहे हैं। ठीक है, या फिर पीजी में रह रहे हैं। सो वो जितना भी इनका रेंट पे हो रहा है उसके अकॉर्डेंस उसका पार्शियल या फिर फुल्ली टैक्सेबल कैलकुलेट किया जाता है। सो इसमें कौन से कैटेगरीज है जो इन्फ्लुएंस होते हैं एच आर ए में। एक तो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स इट मीन्स कि कोई जो खुद का बिजनेस कर रहा है या फिर कोई पार्ट टाइम वर्क कर रहा है, ठीक है, जो सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है। जिसमें कि अभी क्या होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैन अवेल ऑफ डिडक्शन एंड टैक्स एग्जाम्पशन टूवर्ड्स हाउस रेंट अलाउंस। एच आर ए के थ्रू वो कर सकते हैं यूटिलाइजिंग सेक्शन 80 GG में ये होता है। जिसमें कि जब आप आपका डिक्लेरेशन फिल करके देते हो तो डिक्लेरेशन में एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है 80 GG, तो जिसमें कि आप पूरा आपका जो भी डिटेलिंग है रेंटेड का, जैसे कि आपका रेंट स्लिप हो गया तो रेंट स्लिप आप पूरा दे सकते हो उसमें। इवन आपको रेंट स्लिप जब आप बनाते हो तो दैट मस्ट भी पूरी तरह उस पर टिकट्स लगे होते हैं। ठीक है, जो स्टैम्प साइज टिकट होते हैं, जिससे कि वो अप्रूव्ड और वैलिड रेंट एग्रीमेंट आई कैन से दैट, और पर्टिकुलर रिसिप्ट्स होते हैं आपके रेंट एग्रीमेंट के। उसी तरह सेल्फ सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए भी वो अप्लीकेबल है, भले उसके सेक्शंस थोड़े अलग हो जाते हैं। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग हो जाता है, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए अलग हो जाता है। तो इस केस में भी सेम आपको आपके जो रेंट रिसिप्ट्स वगैरह हैं वो पूरे फुलफिल करके देने होते हैं एम्प्लॉयर को या फिर गवर्नमेंट को थ्रू यूर जो भी आप डिक्लेरेशंस दे रहे हो। सो एच आर ए कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज क्या है, यहाँ आपका 3 टाइप में अलग अलग देख रहे हो। एक तो कैसा होता है, मेट्रो सिटीज़ में सपोज रहता है तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डी ए होता है, और सपोज नॉन मेट्रो सिटीज़ है तो 40% ऑफ बेसिक सैलरीज प्लस डी ए। और या फिर थर्ड फैक्टर होता है कि एक्चुअल रेट आप कितना पे कर रहे हो उस माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डी ए होता है। ओके,
सो हम इस तीनों फार्मूलाज के कैलकुलेशन इसमें देखेंगे अभी। सो यहाँ आप देख सकते हो जो भी एग्जाम्पल आपको अभी दिखेगा। ओके, सो इस एग्जाम्पल में आप देखोगे, सो यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ ओके, सो यहाँ एग्जाम्पल आपको जो दिख रहा है जिसमें कि आप एक एम्प्लॉय ए देख रहे हो जिसका बेसिक सैलरी 25,000 है और DA 4,000 मिल रहा है आपको पर मंथ वाइज, HRA 8,300 और रेंट जो वो पे कर रहा है दैट इज़ नथिंग बट 15,000। अब यहाँ क्या हो रहा है, HRA जो रिसीव्ड हो रहा है एनुअली, ठीक है, वो कितना हो रहा है, उनको कितना मिल रहा है 99,600, जो 8,300 पर मंथ मिल रहा है उसमें। ओके, सो सपोज मैं फर्स्ट फार्मूला देखता हूँ जिसमें 50 और 40% रहता है। तो यहाँ सपोज मेट्रो सिटी मैं कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डी है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ 50% हम निकाल रहे हैं 25,000 प्लस 4,000 29,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स के लिए। तो उसका देखिए पूरी तरह जो HRA निकल के आ रहा है वो 1,74,000 है। ओके, अदरवाइज सेकंड जो फार्मूला था जिसमें हम डिडक्शन करते हैं, ठीक है, 10%। सपोज़ आपका रेंट आप पे कितना कर रहे हो 15,000 पर मंथ। ओके, सो उस केस में यहाँ देख सकते हो कैलकुलेशन 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। तो इसमें 1,80,000 पूरा आपका मंथली जो भी सॉरी एनुअली जो भी आपका पेड जा रहा है, ठीक है, रेंट पेड जा रहा है। एंड उसके अलावा जो 10% निकल रहा है कैलकुलेशन में दैट इज़ नथिंग बट 34,800। तो आपका जो पूरा HRA आ रहा है 1,45,200 आ रहा है। अभी यहाँ देखिए HRA रिसीव जो हो रहा है वो 99,600 एनुअली है। जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जो फार्मूला वाइज जितना अमाउंट आ रहा है उसके जब अंडर द स्लैब आता है तो वो आपका जो भी HRA आप पे करोगे या फिर HRA की ब्याह में जो भी टैक्सेबल अमाउंट आपका निकलेगा वो पेड टैक्सेबल है या नहीं है। अब यहाँ देखिए 99,600 आ रहा है, इट मीन्स यहाँ देखिए आपका जब मैं निकलता हूँ 50% के हिसाब से तो 1,74,000 आता है। तो ये 99,600 इसके अंडर ही आता है। इवन मैं 10% के हिसाब से भी निकालता हूँ तभी 4,45,200 आ रहा है, जिसमें भी 99,600 एनुअली जो HRA आपको रिसीव हो रहा है वो कम ही है, अंडर द स्लैब है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो भी आपको इनकम मिल रहा है इस कैलकुलेशन के हिसाब से, ओके, जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है दैट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। सपोज़ ये ऊपर जाता होता 1,74,000 जो निकल रहा है उसके अबव सपोज 2 लाख आपको HRA मिल रहा होता तो अब 1,74,000 माइनस 2 लाख रुपीज़ जो भी अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल अमाउंट में गया होता, ठीक है। सो डू आई नीड अ लैंडलॉर्ड का जो भी आपको पैन लगने वाला है नहीं लगने वाला है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, देर आर 3 सिनेरियोज आर देयर। इफ़ यू हैव टेकन हाउस रेंट, सपोज हाउस आपने रेंट पे लिया हुआ है, ओके, तो उसमें 2 सिनेरियोज होते हैं। एक तो आप पर्टिकुलर अमाउंट जैसे कि अभी 2023 में चल रहा है इज़ लाइक 8,300। तो इस इतना जब आपका रेंट जाता है तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड वगैरह ये डिटेल नहीं लगेगा क्योंकि 1 लाख के अबव नहीं जाएगा, वो मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं तो। बट सपोज़ आपका रेंट 1 लाख के अबव जा रहा है, ठीक है, उस केस में आपको लैंडलाइन का पैन कार्ड वगैरह इसमें लगेगा। ओके, सो सपोज़ आप सबमिट नहीं करते हो पैन कार्ड तो डेफिनेटली जो भी आपका HRA है वो पूरी तरह लॉस हो जाएगा। यू कैनॉट एग्जाम दोज थिंग्स, आपको फिर उस पर टैक्स पे करना होगा। सेकेंड सीनियर होता है, सपोज़ कभी कभार होता है कि लैंडलॉर्ड के पास पैन कार्ड नहीं है, ओके, सो उस केस में आप उनसे एक डिक्लेरेशन लेके आप सबमिट कर सकते हो, ओके। या फिर कोई टेनेंट जो है, टेनेंट यानी जो भी किराए से रह रहे हैं एम्प्लॉयज़ या फिर सेल्फ एम्प्लॉयज़, सो उस केस में सपोज़ वो NRI है तो उनको 30% TDS डिडक्ट करके आपको फिर पेमेंट्स रेंट में देना होता है, जिससे कि वो 30% TDS ऑटोमेटिकली इट गोज़ टू द गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। सो सपोज़ हमें रिसीव नहीं होता, इस किसी केस में नहीं रिसीव हुआ सपोज़ फॉर एन एग्जांपल, तो अभी इफ़ आई डोंट रिसीव एनी HRA, सपोज़ मुझे HRA मिल ही नहीं रहा है,
तो उस केस में क्या हो सकता है सिनेरियो, सपोज़ मुझे एचआरए नहीं मिल रहा है, आइदर यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड हो, ठीक है। सो यहाँ जो लॉ या फिर गवर्नमेंट ने जो रूल बना के रखा हुआ है उसमें अकोमोडेशन, सपोज़ आप रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में हो तो एचआरए फ्रॉम योर एम्प्लॉयर इफ़ कैन स्टिल क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। 80GG के अंडर आप भले आपको एचआरए ना मिल रहा हो फिर भी आप उसको क्लेम कर सकते हो, ओके। भले ही वो आपके सैलरी स्लिप में आ रहा हो, ना ही आ रहा हो, या फिर आपके पेरोल के पार्ट में हो या ना हो, उस केस में भी आप उस पर्टिकुलर एचआरए को क्लेम कर सकते हो, ओके। इफ़ यू आर नॉट रिसीव एचआरए एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर फॉर विच यू आर क्लेमिंग, ठीक है। इफ़ अभी क्या होता है कि सपोज़ आप रेंटेड नहीं हो, आपका खुद का घर है, खुद का होम है, तो उस केस में डेफिनेटली एचआरए आपको नहीं मिलता या फिर आप क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि दैट इज़ योर ओन होम और आपका रेंटेड नहीं है। और आपका रेंटेड है तो डेफिनेटली रेंट स्लिप्स पूरे सबमिट करके और ऑल पर्टिकुलर 12 मंथ्स के आप एचआरए को क्लेम कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं इस चीज़ में सपोज़ अभी डिफरेंट वेज़ है एचआरए को क्लेम भी करने के। फॉर्म 16 में भी ये कर सकते हैं, सपोज़ वो मेंशन ना हो तो क्या करना चाहिए, एंड इसके अलावा भी आईटीआर में भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट सेशन में इसको डिटेल में लूँगा कि इन चीज़ों को कैसे किया जा सकता है एचआरए को क्लेम इन फॉर्म 16 और आईटीआर रिटर्न में, ओके। सो इफ़ एचआर इज़ मेंशन इन फॉर्म 16, okay, is not mentioned in form 16, that means your employee has not provided a separate component for HRA। मतलब सपोज वो फॉर्म 16 में मेंशन नहीं है HRA, इट मीन्स जो भी एम्प्लॉयर आपका है उसने HRA आपके कंपोनेंट में या फिर पेरोल में मेंशन नहीं किया हुआ है या फिर अप्लीकेबल नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो वो चीज़ आप क्लेम कर सकते हो, ओके, फॉर्म 16 में भी। इवन ITR में भी इस कंपोनेंट को आप क्लेम कर सकते हो, पर्टिकुलर सेक्शंस है उसके, ठीक है। सो ये पोर्शन पूरी तरह मैं डिटेल में आपको बताऊँ फॉर्म 16 और ITR में आप कैसे एचआरए को क्लेम करोगे, ठीक है। सो इसके अलावा भी काफ़ी सेशंस आने वाले हैं डिटेल में, और अर्निंग हेड्स एंड डिडक्शन हेड्स के, एंड काफ़ी रीजन्स जो टैक्स रीजन्स वगैरह है उसके बारे में डिटेलिंग वगैरह पूरा आएगा इन चीज़ों में। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकॉन को क्लिक कर एंड देन मैं आपको डेफिनेटली इसमें काफ़ी और सेशंस प्रोवाइड करूँगा। और कुछ व्यूज़ वगैरह होंगे आपके तो ज़रूर इसमें मुझे बताइएगा। थैंक यू।